नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आज हम बात करेंगे कि जो दहेज के मुकदमे जो आपकी पत्नी आपके खिलाफ में जो दर्ज करवाती है, उसके परिवार वालों के खिलाफ में हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो हमारा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दो, ताकि कि जिन लोगों के खिलाफ में दहेज प्रताड़ना के मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, फर्जी मुकदमों में फंसाया गया है, ट्रैप किया गया है, वो लोग इस वीडियो को देखकर अपने केसेस में फायदा ले सकते हैं। अपने ससुराल वाले जो हैं, जिन लोगों ने झूठी गवाही दी है, उनके खिलाफ में एक्शन ले सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो जो है ना, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि दहेज का केस 498A आईपीसी का जो मुकदमा महिला जब चाहती है तब दर्ज करा देती है। अगर आपने उसकी बात नहीं मानी, उसके आप कहने पे नहीं चले, तो वो क्या करती है, दबाव बनाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए अपने परिवार वालों के साथ में एक साजिश रच के दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करा देती है, झूठी शिकायतें दे देती है। कभी कभार ये होता है कि महिलाओं के जो अफेयर होते हैं वो बाहर होते हैं, और उन अफेयरों को कायम रखने के लिए क्या की जाती है कि शादी कर दी जाती है। बाद में आरोप लगा दिए जाते हैं कि भैया दहेज मांग रहे थे ये, लेकिन दहेज का कोई पुख्ता सबूत नहीं होता है कि इन्होंने दहेज दिया या नहीं दिया। देखने वाली बात यह है कि जब भी दहेज का मुकदमा दर्ज किया जाता है, तो उसमें कहीं लड़की लिखती है कि स्त्री धन है, यानी कि लड़की मतलब आपकी पत्नी है, कहीं लिखती है कि स्त्री धन है, कहीं लिखती है दान है, कहीं जब शादी की जाती है तब ये नहीं बताया जाता है कि साहब हम दहेज दे रहे हैं, स्त्री धन दे रहे हैं या दान दे रहे हैं। लेकिन जब मुकदमा फाइल करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, जो स्त्री धन होता है, जो दान होता है, उसको ये लोग दहेज बना देते हैं और ये कहते हैं कि अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे हैं, और हमने शादी में इतना इतना दान दहेज दिया। दान भी जोड़ रहे हैं, दहेज भी जोड़ रहे हैं। दान जो है ना, दान दिया जा सकता है, उसको वापस नहीं लिया जा सकता। दहेज जो है, दहेज के लिए प्रॉपर एक कानून बना हुआ है, उस पर बाकायदा उसकी लिस्ट मेंटेन होनी चाहिए, बिल वाउचर होनी चाहिए, सारी चीज़ें। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दहेज को साबित करती भी हैं, नहीं भी करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये लोग बढ़ा चढ़ा के तथ्य लिख देते हैं, लड़कों को, उनके परिवार वालों को परेशान करने के लिए 498A का मुकदमा दर्ज कराया जाता है, जिसमें पुलिस पूरी तरीके से लड़के पक्ष को, यानी पति पक्ष को दबाव में ले लेती है, और जैसा मनाता है वैसे ही इसके आपकी पत्नी के बयानों के आधार पर 161 CRPC के बयान दर्ज करके चार्जशीट फाइल कर देती है। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं कि अगर आपके खिलाफ में अगर मैटर चार्जशीटेड हो गया है और आप ट्रायल के लिए जा रहे हैं, चार्ज फ्रेम हो गया है या नहीं भी हो गया है, और मजिस्ट्रेट ने अगर उस चार्जशीट पे अगर संज्ञान ले लिया है, तो आप किस तरीके से जो लड़की के जो माँ बाप हैं उनको आप सम्मन जारी करा सकते हैं, उनके खिलाफ में वारंट जारी करा सकते हैं। तो ये जो वीडियो हमारा अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो मैं जानकारियाँ अपने चैनल पे देता हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं और ये हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। इस वीडियो को वायरल कर दो, ताकि कि जो लोग झूठे फर्जी मुकदमों की में फंसे हुए हैं, जिनके परिवार फंसे हुए हैं, वो लोग इस वीडियो को देखें और अपनी कार्रवाई करें। आपने देखा होगा कि जब भी कोई महिला शिकायत देती है तो शिकायत में लिखा होता है कि उसके माता पिता, भाई बंद या किसी रिश्तेदार ने इतना इतना दहेज दिया, लेकिन दहेज दिया और ये अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे या दहेज की मांग कर रहे थे। तो मैं कह दूं कि DP 3/4 जो है ना, डॉरी प्रोविशन एक्ट 3/4 जो है ना, वो दहेज लेने देने के लिए जुर्म है, और DP 4 जो है वो दहेज की मांग है। तो इसमें लड़का हमेशा यही कहता है कि साहब हमने दहेज की कोई मांग नहीं की है, तो DP 4 के तहत में उस पर क्राइम नहीं बनता है। लेकिन पुलिस क्या करती है, 3/4 साबित कर देती है, सारी चीज़ें साबित हो जाती है। पुलिस धारा 4 का जो पूरी तरीके से दुरुपयोग करती है। कभी कभी पुलिस क्या करती है कि जो आरोपी पति होता है उसकी तरफ से वो खुद ही फर्द तैयार कर देती है, साइन कर देती है और कोर्ट में दाखिल कर देती है। क्या कोई भी अभियुक्त अपने खिलाफ स्वयं की गवाही दे सकता है अपने आप को दोष सिद्ध साबित करने के लिए? तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने देखा कि चार्जशीट आपके खिलाफ में दायर हो गई, मजिस्ट्रेट ने उस पर कॉग्नियंस भी ले लिया, लेकिन जब मजिस्ट्रेट ने जब कॉग्नियंस लिया आपकी चार्जशीट पे जो आपके खिलाफ में दाखिल की गई है दहेज प्रताड़ना की, उसमें
आपके वकील का पक्ष लिया गया है, नहीं लिया गया, कॉग्नियंस डायरेक्टली कॉग्नियंस ले लिया एक पक्षी। आपने देखा होगा कि जब भी कॉग्नियंस लेते हैं ना मजिस्ट्रेट, तो वो क्या करते हैं, डिटेल ऑर्डर नहीं देते हैं, वो चार्जशीट के ऊपर मेंशन कर देते हैं कि पत्रावली दाखिल हुई, जबकि उनको मेंशन करना चाहिए, प्रतिवादियों को एक कॉपी देनी चाहिए सीआरपीसी के तहत में। अब इसका तोड़ क्या है, जो आपकी पत्नी ने झूठा दहेज का मुकदमा दर्ज कराया है, तो उसके माँ बाप भाई बहन वगैरह को हम कैसे उसी केस में मुलजिम बना सकते हैं? तो पहले तो DP3 का केस आप फाइल कर सकते हैं, अलग परिवाद फाइल कर सकते हैं कि साहब दहेज देने का जुर्म। लेकिन अमूमन तौर पे क्या होता है कि DP3 के तहत में जो लड़की होती है, यानी कि आपकी जो पत्नी होती है ना, उसको पार्टी नहीं बनाया जाता, क्योंकि डॉरी प्रोविशन एक्ट में कुछ प्रावधान है, जो कंप्लेनेंट जो 498 की होती है उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सेक्शन हम नहीं बताएंगे क्योंकि महिलाएं इसका दुरुपयोग कर सकती है। लेकिन जब आपके खिलाफ में कॉग्नियंस हो गया, चार्जशीट फाइल हो गई, चार्जशीट पे कॉग्नियंस ले लिया मजिस्ट्रेट ने, जब कॉग्नियंस ले लिया और आपने जमानत ले लिया और जमानत लेके आप बाहर घूम रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सीआरपीसी के प्रोसीजर के तहत में ना उसके माँ बाप भाई बहन को DP3 के तहत में एक एप्लीकेशन मूव करनी है और उनसे बोलना है कि साहब ये अपराध कारित किया गया था। आईओ ने सिर्फ एक पार्टी को ही सम्मन जारी किए 41A के, अपोजिट पार्टी को नहीं, जबकि आरोप साबित किए जा रहे हैं, उस पर कॉग्नियंस भी लिया जा रहा है, उस पर चार्ज भी फ्रेम किया जा रहा है। तो दूसरी कार्रवाई आप ये कर सकते हैं। तीसरी कार्रवाई सीआरपीसी 395 के तहत में आप ये कार्रवाई कर सकते हैं, साहब जो आईओ ने जो जांच करी है उसमें एक पार्टी को छोड़ दिया है साहब दूसरी पार्टी, जबकि अपराध कारित हो रहा है। क्योंकि ये प्रोसीजर मैंने 2-3 जगह पे करवाया और उसमें लड़की के माँ बाप जो हैं, जिन लोगों ने कथन किए थे कि हाँ दहेज दिया गया है, दहेज लिया गया है, उनके खिलाफ में सम्मन भी जारी हुए हैं, वारंट भी जारी हुए हैं। और दूसरी बात यह कि जो आईओ ने जो त्रुटि करी थी वो सामान्य नियमावली दांडिक जो हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट की है, उसके तहत में आप उस आईओ के खिलाफ में भी कार्रवाई कर सकते हैं, कोर्ट के द्वारा उस आईओ के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं कि आईओ ने इस तरीके की त्रुटि की है, और आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अगर उसके खिलाफ अगर संबंधित जिले का SP या SSP अगर कॉग्नियंस नहीं लेते हैं कोर्ट के द्वारा आदेश किए गए पर, तो आप डायरेक्टली कोर्ट से उसके खिलाफ में एक्शन करवा सकते हैं। तो सीआरपीसी में ये जो प्रोसीजर है वो पूरी तरीके से साफ और स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट कोई अगर लगता है कि कोई अपराध कारित किया गया और बंदे छूट गए हैं, तो मजिस्ट्रेट उनको तलब कर सकता है। अगर आपको मेरी किसी भी सहायता की ज़रूरत हो, आप लोगों को अगर किसी ड्राफ्टिंग की ज़रूरत हो, तो हम ड्राफ्टिंग वर्क भी करते हैं और उसका पैसा लेते हैं। और आप लोग अगर हमसे मिलना चाहें तो आप लोग हमसे आगरा दीवानी कचहरी में मिल सकते हैं या फिर हमारे पैतृक घर पे मिल सकते हैं। धन्यवाद।